सर कोरोना तो खैर अब इसकी एक सर्जरी थी, अब खत्म हो चुका है, लेकिन डेंगू पिछले एक अशरे से हमारे मुल्क में बुरी तरीके से लोगों को मुतासर कर रहा है। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे कि वक्त फवक्तन इसकी ये सर्च क्यों उठते रहते हैं? देखिए, डेंगू एक वक्त में ना किसी को डेंगू का नाम आता था हमारे जैसे मुल्कों में, ना उसकी स्पेलिंग आती थी, ना ज़्यादा पता था। बल्कि मैं आपको बताऊं, बहुत साल पहले एक दफ़ा मेरी एक अजीज़ा है, उनको बुखार हुआ, उनके प्लेटलेट्स कम थे, 15-20 साल पुरानी बात है, तो 20 साल। तो मैंने ऐसे ही जिक्र किया कि कहीं ये डेंगू ना हो, तो मुझे याद है जो डॉक्टर साहब उनका इलाज कर रहे थे, उन्होंने खासा तमस्खर भी उड़ाया। तो कहने का मकसद ये कि ये कदरे लेस नोन बीमारी थी, एटलीस्ट हमारे मुल्क में। जो ज़्यादा इक्वेटोरियल रीजन्स हैं, जहाँ कुछ साल भर टेम्परेचर ज़रा ऊंचा रहता था, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा थी, बारिश थी, उन जगहों में ये डेंगू होती थी। अच्छा, इसमें क्या चेंज आया? मेरा ख्याल है एक ये हुआ है कि बहुत जो अर्बनाइजेशन जिसका मैंने जिक्र किया, कंस्ट्रक्शन हो रही है, ट्रैश पड़ा हुआ है, पानी इकट्ठा हो जाता है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो एक तो ये, दूसरा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर देखिए, आज हम दिसंबर में बैठे हैं और अब जाके कुछ थोड़ी सी सर्दी आई है, लेकिन अक्सर औकात टेम्परेचर जाके काफ़ी देर के बाद 10-12 डिग्री से नीचे जाता है। तो जो अरसा मिलता है वेक्टर को, मच्छर को, उसमें अफजाइश का और मल्टीप्लिकेशन का, वो ज़्यादा एक्सटेंडेड पीरियड हो जाता है। कुछ तो ये फैक्टर है। उसके अलावा नेचुरली अगर आप जब भी किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करें तो कंट्रोल एफर्ट्स पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कई दफ़ा हुकूमतें डेंगू जैसी चीज़ की कंट्रोल का क्रेडिट या डिसक्रेडिट उनको ड्यूली या अनड्यूली मिल जाता है, क्योंकि इसका इसका ताल्लुक जो है कुछ बायोलॉजिक और वेक्टर और दीगर फैक्टर्स के साथ। सर अगर देखा जाए डेंगू पे, तो ये कोरोना की निस्बत उस तरीके से पेंडेमिक नहीं है, ये मखसूस इलाकों में मखसूस वक्त में आता है। तो क्या गवर्नमेंट के लिए इसके ऊपर काबू पाना ज़्यादा आसान नहीं है? तो फिर हम क्यों इसको ख़त्म नहीं कर सके मुकम्मल तौर पे? देखा, डेंगू के चैलेंजेस ज़रा फ़र्क है। एक बात यह है कि डेंगू की कोई खातिर खा वैक्सीन इस वक्त नहीं है। एक ताज़ा तरीन नई भी एक डेवलपमेंट आ रही है, लेकिन आपको पता है जो पिछली वैक्सीन थी उसके बल्कि असरात जो थे कुछ वो ऐसे थे जिसमें खासे डेंजर्स भी शामिल थे। तो इसलिए एक क्लियर वैक्सीन मौजूद नहीं है, एक फैक्टर ये है। दूसरा, इसमें सिर्फ जरासीम नहीं है ना, और ये रेस्पिरेटरी इलनेस नहीं, इसका ताल्लुक एक वेक्टर से भी है, यानी एक मच्छर है जो कि इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो काबू पाने के लिए आपने जिसे कहते हैं ना, उस मच्छर के ऊपर या उसके मच्छर की अफजाइश के ऊपर भी किसी हद तक का कंट्रोल करना, वो इतना आसान नहीं है। एक वजह ये कई दफ़ा हुकूमतें भी स्लो हो जाती हैं, उसके ऊपर से तवज्जो भी हट जाती है, ये भी बिल्कुल बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ। अगर आप ग्लोबल नज़र डालें तो जो इलाका ग्लोब का जहाँ डेंगू होती थी और जहाँ अब होती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। तो आप अगर इन्फेक्शस डिजीज़ और पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजी की इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजिक साइंसेस की मीटिंग में ग्लोबली जाएँ तो वहाँ भी इस चीज़ की बहुत गुफ्तगू है और तशवीश है कि डेंगू खुसूसन का फैलाव बहुत ज़्यादा हो चुका है। सर डेंगू के 4 मुख्तलिफ वेरिएंट हैं, 1, 2, 3, 4। पाकिस्तान में इनमें से कौन सा वेरिएंट ज़्यादा है? ये सारे काम कर रहे हैं। देखिए, इसमें थोड़ी सी बेहतर रिसर्च की ज़रूरत है, और इसमें वेरिएंट्स चूँकि इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि जब आपको एक वेरिएंट से इन्फेक्शन हो और वो आपको पहली इन्फेक्शन अगर हुई उस वेरिएंट से तो कुछ इम्यूनिटी आ जाती है। ट्रेडिशनल व्यू यह था कि कुछ इम्यूनिटी आ जाती है, लेकिन अगर किसी और वेरिएंट के साथ आप चैलेंज हों तो फिर डिजीज़ ज़्यादा कई दफ़ा सीवियर साबित होती है। अच्छा, एक ज़माने में वेरिएंट्स के मामले में एक बड़ी अहम चीज़ है कि पहले होता यह था कि एक जगह में एक प्रेडोमिनेंट वेरिएंट होता था। मिसाल के तौर पर टाइप 1 है, अब ज़्यादातर वहाँ एक ही प्रेडोमिनेंट किस्म होती थी। ट्रैवल करके कोई बहुत दूर से आता था, शिप के ज़रिए आता था, स्लो प्रोसेस होता था, तो अक्सर औकात सर्वाइव नहीं करता था। अगर कोई वेरिएंट आ भी रहा है तो हर जगह में किसी एक इलाके में जनरली ख्याल ये किया जाता है कि एक मखसूस वेरिएंट ही चल रहा होता था। लेकिन अब एयर ट्रैवल की वजह से हो ये रहा है कि रैपिड ट्रैवल की वजह से कि एक से दूसरा वेरिएंट आ जाता है, तो किसी एक क्लियर प्रेडोमिनेंट वेरिएंट के ऊपर ये मुद्दा डालना इस वक्त इतना आसान नहीं है। सर बुखार तो वैसे टाइफाइड में भी हो सकता है, मलेरिया में भी हो सकता है, कोरोना में भी हो सकता है। तो एक मरीज को कैसे पता चलेगा कि उसको डेंगू हो चुका है? उसमें क्या ऐसी इलामात हम देखें तो फौरन उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए? अब देखिए, इसमें कुछ जिम्मेदारी मरीज की भी है, लेकिन बहुत सही जिम्मेदारी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की है,
कि वो उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें। हर चीज़ को सिर्फ टाइफॉइड ही ना समझें या हर चीज़ को सिर्फ मलेरिया ही ना समझें। आंख और दिमाग खुला रखें, क्योंकि दीगर बीमारियां भी आती हैं। बल्कि मैं अब ये भी देखना शुरू हो गया हूँ, कई दफ़ा लोग कहते हैं जी इसका एक्सरे तो बिल्कुल कोरोना की तरह। अगर आपने सिर्फ कोरोना में ही एक्सरे कराए और उसी के सीटी स्कैन देखे तो फिर आपको ऐसे लगता है कि हर चीज़ वो है, हालांकि ढेर सारी वायरल, बैक्टीरियल, दीगर इलनेसेस हैं जो उसी तरह की प्रेजेंटेशंस देती हैं। तो इसी तरह फीवर है, हज़ारों बल्कि दसों हज़ार ऐसी बिमारियां हैं जो बुखार के साथ प्रेजेंट करती हैं। तो उसको इवेलुएट करना, डायग्नोज करना बहुत अहम है, और उसके लिए जो हमारी मेडिकल कम्युनिटी है उसका रोल बहुत अहम। इसमें एक और चीज़ यह है कि पब्लिक एजुकेशन भी मैटर करती है। हर बीमारी का कुछ एक थोड़ा सा पेक्यूलियर या कैरेक्टरिस्टिक चीज़ होती है जिसका आवाम को बताना ज़रूरी होता है। तो डेंगू के केस में प्लेटलेट्स का कम होना आपको पता है, एक वेल नोन सी उसकी अलामत है। कई दफ़ा वो जो रैश होती है, पेटिकल हेमरेजेस होते हैं, और आपको पता है इसका पुराना नाम एक ज़माने में ब्रेक बोन फीवर था। यानी इसमें पट्ठों और जोड़ों और हड्डी में मस्कुलोस्केलेटल पेन्स और एक्स जो हैं वो बड़ी कॉमन होती है। लेकिन सिर्फ किसी एक अलामत की बेसिस के ऊपर डायग्नोसिस कर देना ज़रा रिस्की होता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियों में ये अलामत ओवरलैप करती हैं। सो अच्छे समझदार पढ़े लिखे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी बहुत जिम्मेदारी है कि हम एक्यूरेटली डायग्नोज करें। आखिर में ये भी कहूँगा कि जो एंडेमिक इलाके होते हैं वहाँ बसाव का एक वक्त में दो चीज़ें नहीं चल रही होती। सर एक और चीज़ ये है कि इसके कौन से लैब टेस्ट जो हैं वो डायग्नोस्टिक हैं? अच्छा, इसमें लैब टेस्ट को भी आपने देखना है कि वो किस स्टेज के ऊपर आ रहे हैं। आपने ये जांचने की ज़रूरत है कि NS1 एंटीजन जब आपने कब कराना है, वो पहले चंद दिन वो पॉजिटिव आएगा कि नहीं, IgM का क्या मतलब है, IgG का क्या मतलब है, और इसके साथ आपने जो लैब टेस्ट मिसाल के तौर पे कंप्लीट ब्लड काउंट है उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, और जहन में और चीज़ें भी रखनी है कि सिर्फ यही नहीं एक चीज़। कई दफ़ा मैंने जैसे अर्ज किया कि एक वक्त पे एक से ज़्यादा पैथोलॉजी भी चल रही होती है, तो अपना दिल और दिमाग खुला रखना इस मामले में ताकि ये पता चल सके कि ये कौन सी चीज़ है। लेकिन जो इसका NS1 एंटीजन है अच्छा टेस्ट है इसके लिए, बशर्ते कि आप उसको बहुत अर्ली ना कराएं। पहले चंद दिन के बाद वो खासा एक्यूरेट होता है, और फिर एक्यूट इलनेस के दौरान जाहिर है जो IgM सीरोलॉजी है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है, और फिर लेटर स्टेज के ऊपर बसा औकात IgG बता देता है कि गुज़िश्ता दिनों में ये बीमारी गुजरी है इस मरीज़ में। लेकिन किसी भी टेस्ट के ऊपर, ये भी मैं आपको बताऊँ, किसी भी टेस्ट के ऊपर सारा बलबोता नहीं होना चाहिए। आपने क्लिनिकल सिनेरियो भी देखना है, हिस्ट्री भी देखनी है, दीगर टेस्ट भी देखने हैं, और ये भी देखना है कि ये सारी पिक्चर फिट कर रही है कि नहीं। तो कई बार हम एज डॉक्टर्स ना किसी एक चीज़ से बहुत मुतासर हो जाते हैं कि बस नहीं यही है, इसी की बेसिस पे है। बहुत थोड़े ही ऐसे टेस्ट हैं जो कि इतने दो टोक हों कि वो बीमारी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी बताते हों। हमेशा इन टेस्ट को इंटरप्रेट करना होता है। सर एक मरीज जो है वो इनिशियल जब उसको डेंगू का अटैक होता है तो उसको क्या क्या एहतियात और इलाज के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि जी अगर डेंगू आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो एस्पिरिन या एस्पिरिन की तरह की जो दवाइयाँ हैं वो उनसे इस्तेमाल बरता जाए, क्योंकि वो प्लेटलेट फंक्शन को फर्दर खराब करती हैं। एक तो ये चीज़ है, तो उस सूरत हाल में पैरासीटामोल जो है वो बेहतर ऑप्शन तस्वर की जाती है। दूसरा ये है कि अपने आप को जनरली हाइड्रेटेड रखना है, लेकिन अगर किसी सूरत में भी कुछ जो डेंजर साइंस हैं, अगर वो रैश आती है या पेट में दर्द है, बुखार लगातार तेज़ी से चल रहा है, गुनूदगी है, या कमज़ोरी और नकाहत इस लेवल की है कि आपको खुद महसूस हो रहा है कि आप घर पे नहीं मैनेज कर पाएंगे, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें आपको मेडिकल केयर सीख करनी ज़रूरी हो जाती है, ताकि एवेलुएट किया जा सके कि जो डेंगू की डेंजरस किस्म है या जो डेंजरस उसकी मैनिफेस्टेशन है कहीं वो तो नहीं आ रही। उस सूरत में ज़ाहिर है हॉस्पिटल में केयर की जाती है, एक बड़ी मेजर्ड किस्म की हाइड्रेशन की जाती है। आपने ओवर हाइड्रेशन भी नहीं करनी, अंडर भी नहीं करनी, और मरीज़ को स्टेबल रखना है। अक्सर लोग, मैं समझता हूँ कि लार्ज मेजॉरिटी जो है वो इसमें रिकवर कर जाते हैं और बड़े आराम से निकल आते हैं, और फिर इसके जो असरात हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर इसकी एक मॉर्टेलिटी है, और चंद अनफॉर्चुनेट केसेस में ये डेथ भी कॉज करती है। सर आप खुद एक गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, आप क्या सजेशन देंगे कि कौन से ऐसे इकदाम किए जाएं कि आने वाले सालों में डेंगू पर हम मुकम्मल तौर पर काबू पा सकते हैं? देखिए, डेंगू के ऊपर काफ़ी काम ऑलरेडी हुआ है, और इसमें और सारा सिस्टम हमारा जो है वो डेंगू को पे काबू पाने के लिए गियर्ड अप है।
उसमें बहुत सारे एफर्ट्स हैं, लार्वा कंट्रोल है, सर्वेलेंस जो जारी रखी जाती है, आवाम को जो एजुकेट करना होता है, ये सारी चीज़ें अहम हैं। ये फॉगिंग वगैरह इतनी निस्बतन यूज़फुल नहीं तस्वर होती साइंसी तौर पे, लेकिन बहरहाल पब्लिक की जो एजुकेशन है वो इसमें और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने घर में, अपने घर के गिर्द बेवजह पानी खड़ा ना होने दे, पानी को ज़ाया करें अगर कंटेनर्स वगैरह में खड़ा, और मच्छर की अफजाइश को रोका जाए इस तरह से। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें जहाँ पब्लिक साथ हो जाए तो ये चीज़ आमतौर पे काबू में आ जाती है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और सामीन, जैसा कि आप हमारे व्लॉग्स देखते रहते हैं, हम तालीम और सेहत के बारे में एक्सपर्टी से बात करते रहते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आते होंगे। अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसी कोई बीमारी चल रही है तो आप हमें बताएं, हम उसके बारे में भी एक्सपर्टी से अपनी राय लेंगे। बहुत शुक्रिया।